हेलो दोस्तों, देखिए आपका अपना चैनल देश विदेश दुनिया भर की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए। और अमेरिका के ऊपर जो बाइडेन को कहा है कि आप आग सेक रहे हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी लीडर और इसके अलावा मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। साजिद साहब, सर सूरत हाल ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि डॉलर जो है वो 240 का है और सियासी पारा 440। सर क्या बनेगा हमारा? देखिए, मैं शुरू करना चाहूंगा। मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं इस वक्त, 10 क्वेश्चंस लिखे हैं बल्कि, जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में है इस वक्त। लेकिन मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि मैंने बड़ा अरसा पहले कहा था शायद आपके सेगमेंट में कि ये इमरान खान प्रोजेक्ट 2 लग रहा है मुझे, और मुझे अब आप दो और दो जमा करें तो बिल्कुल वही लग रहा है कि इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है, और सारी कड़ियां उसी के साथ जुड़ती जा रही। अब मैं उसको यहां से बताना चाहूंगा कि अदलिया का जो फैसला आया उसके बाद जो सबसे ज्यादा इस वक्त टर्म ऑयल है, जो डॉलरों की बात आपने की कि डॉलर 240 का, हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरीके से कि आपकी एलसीज या तो खुल ही नहीं रही, तो या 260 पे खुल रही है, 260 पे। और इस वक्त आपके जो लोग प्रोफेशनल हैं वो इसको 250 पे जाके इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और ये रुकेगा नहीं सिलसिला। इस सब का जो डॉलर की वजह, एक तो इसकी स्मगलिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग भाग रहे हैं अपने असासे बेच बेच के, और ये इसकी सूरत हाल चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस है वो किस चीज का है? अदलिया पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद खत्म हो चुका है, सियासत पे लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो इस और फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह है, खराब है, उसके तो हालात कोई नहीं है। मलक रियाज साहब के जहाज उड़ रहे हैं। आप फिर ये सोचेंगे एक प्रॉपर्टी डीलर के जब जहाज उड़े तो फिर उसमें उसके पीछे भी उस हर एक को इंटरेस्ट के बगैर तो नहीं करते। परवेज लाई साहब जो है, अगर देखा जाए तो वो गाड़ी पे भी आ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक जहाज का सहारा लिया गया। उसके बाद 3 अरब रुपए की बातें बनी गाला के अंदर चली। उसके बाद जो मैं देखना चाहता हूं, और बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि एक दिन की न्यूट्रलिटी से आप 70 साल की जो चीजें वो साफ नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा कामयाबी नजर आती है, तो वो एजेंसियों की कामयाबी नजर आती है। वो इस तरीके से कि एजेंसियां सारा कुछ कर आ रही है, प्रोडिक्ट वो कर रही हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जोरों पर है इस वक्त। लोग कहते हैं, आज मरियम साहबा ने फरमाया है कि पॉलिटिकल कू हो चुका है, या पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर, नया नाम उन्होंने परवेज लाई को दे दिया है। और जो सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन मार्क था वो ये था, मैं एज ए लॉयर खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जो क्लाइंट होता है वो अगर कोर्ट के ऊपर एतमाद खो दे, उसका कानूनी हक होता है कि वो किसी दूसरे जज के पास चला जाए। अमेरिका के अंदर इसको कहा जाता है चेंज ऑफ वेन्यू। आप इसको रिटर्न अपील देते हैं कि मुझे इस कोर्ट से इंसाफ मिलने की गुंजाइश नहीं है, मुझे इस पे एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, तो उस जज के पास कोई इखलाकी या कानूनी जवाज नहीं रहता कि वो इंसिस्ट करे कि नहीं, फैसला मैं नहीं करना है। ये एक कॉमन सेंस है लॉ की ये, लेकिन वो उस पे ये बिल्कुल यही 3 जज जो हैं, और जज मिल ही नहीं रहे। अब उसके साथ जो एक दूसरी आज मैं पॉइंट एक उसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि काजी फायज ईसा साहब कंट्री के अंदर नहीं है, अटॉर्नी जनरल कंट्री के अंदर नहीं है, तो वो अपनी मर्जी के और जजेस को वो लाना चाह रहे हैं, और जिसमें स्वाय एक पेशावर के चीफ जस्टिस के बाकी सारे जूनियर जजेस हैं। तो ये सारी फुर्तियां क्यों हैं, ये मुझे इस बात का नजर नहीं आता। परवेज लाई साहब को ओथ लेने की इतनी फुर्ती नहीं थी जितनी फुर्ती फैसला देने वालों की थी कि 11:30 बजे उनका ओथ लिया जाए, गवर्नर ना ले तो सदर ले ले, और फिर साथ ही दूसरे दिन चले ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को इन्होंने डिनाई किया फुल कोर्ट के लिए, फुल बेंच के लिए, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगस्त की छुट्टियों के बाद जुडिशियल काउंसिल का इजलास होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर भी बजिद थे वो कि जूनियर जजेस को ला रहे हैं। हामिद खान साहब है, उनकी रिजर्वेशन अलग थी। हर पढ़े लिखे, हर 5-6 जो पिछले सुप्रीम कोर्ट के जो सदूर थे उनको इश्यूज थे, लेकिन ये बेंच जो है, ये रूलिंग एलीट के लिए बेंच नहीं, ये सोफा बन चुका है। ये उनको हर चीज सर्व करते हैं प्लेटों में रख के। अतर मनीला साहब को नहीं लाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? हमारे कुछ अब कहना शुरू हो गए इस वक्त, कुछ एंकर कहना शुरू हो गए हैं
कि जी हमारा डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा है कि डॉलर भी कंट्रोल में आ जाएगा जिस दिन IMF की किस्त आएगी। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क छोटा सा, आप जो भी चीज इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से ले रहे हैं वो डॉलरों में ले रहे हैं, तो वो आप किस चीज से खरीदेंगे? मुझे सबसे ज्यादा तशवीश पेट्रोल और मेडिसिन की है, वो आप किस चीज से लेंगे? आप, भारत तो है नहीं है, भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। एक ही बंदे को अकोमोडेट, गलती करें तब भी उसका फायदा है, तस्हीह करें तब भी उसका फायदा है। जिस तरफ से पकड़े तो वो रास्ता उसका हर जगह बनी गाला जा रहा है। तो असल में ये फिर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले और इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है। आज बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो फिर कहा कि पेशावर की अटक से दूसरी तरफ से कुछ चीजें आ रही हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? नुकसान ये है कि आप अद्वियात किन चीजों से खरीदेंगे भाई? रुपयों से तो नहीं खरीदेंगे। भारत ने अपने देखिए कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर रहे हैं। और आपके हालात हैं कि आपके किसी इंसान ने अभी तक, किसी पॉलिटिकल फिगर ने, किसी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के माथे पर बल नहीं है कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग। और हमारे कर्जे जो हैं वो रात दुगनी, वो कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर, आपने कर्जे वापस डॉलर में करने हैं, आपने रुपयों में नहीं करने। आपने मुर्गियां और कट्टे नहीं देने उनको, आपने डॉलर्स देने हैं क्योंकि डॉलर लिए हैं आपने। तो ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है और उसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। और जो पॉलिटिकल देखिए, इस वक्त आपको मैं हैरान होता रहता हूं कि PTI ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि अब तैयारी कर रही है कि कौमी असम्बली के अंदर किस तरीके से अपनी अक्सरियत बढ़ानी। राना सनाउल्लाह को पंजाब में नहीं आने देंगे। और दूसरा, एक उनके लीडर ने यह भी बयान दिया है कि अगर मर्द का बच्चा है तो ये गवर्नर राज लगा के दिखाए। ऐसी अनसिविलाइज बातें कर रहे हैं। और साहब, एक खबर जो है वो ये भी आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब का दामाद जो है वो PTI के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा है। देखिए, वो चीफ साहब की जो जिस तरीके से वो सर्व कर रहे हैं PTI को, ये बिल्कुल बात इसमें कोई, मेरे ख्याल में मैंने खुद ये पढ़ी है चीजें, लग तो इसी तरह रहा है कि वो इज लीनिंग को जिस तरीके से उनको जल्दी थी सारा फैसला सुनाने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने एहतजाज में बाइकाट भी किया जो पहली दफा हुआ है। बल्कि मैं समझता हूं कि आज मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि आखिरी दफा फुल कोर्ट फुल बेंच कब था, तो वो 18वीं तरमीम की उसके बाद फुल बेंच बैठे ही नहीं। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है, फायज ईसा साहब जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं इजलास बुला लेते हैं पीछे से। और अटॉर्नी जनरल साहब बीमार हैं, वो बीमार है बेचारे, उन्होंने कहा जूम से मैं ज्वाइन करूंगा। देखिए फुर्तियां पता नहीं किस चीज में। मैं बता रहा था ना आपको कि परवेज लाई साहब को इतनी जल्दी नहीं थी जितनी हमारे इस डिसीजन के अंदर आई है जल्दी, कि एक एक चीज उन्होंने कह दिया कि इतने बजे ओथ लिया जाए, इनको ये किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए। तो लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो मशवरा होगा, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। हमारी करंट गवर्नमेंट को बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ये अपना पॉलिटिकल लॉस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि ताला लगा के चाबी 4 नंबर गेट के सामने फेंक कर लाहौर चले, क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा इस वक्त। जो मैं सब एक और आखिरी बात इस पॉइंट पे मैं आलिया अर्ज करना चाहूंगा कि रिवेंज लेना शुरू कर दिया गया है, बदले लेने शुरू कर दिए गए हैं। मेरे कई जानने वाले जो है, जो आपके ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे, उनके तबादले, उनको साइडलाइन लगाया जा रहा है, बल्कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि बताएं कि PTI के लोगों को किस तरीके से, क्योंकि उनके ऊपर जो हमारे मुफ्ती मौलाना इमरान नियाजी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हमने लिस्टें बना ली, तो लिस्टें इनके पास मौजूद। आज तक कभी किसी वजीर आजम ने कहा है कि हमने लिस्टें बना ली? तो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त डर गई, ब्यूरोक्रेसी डर गई है इस वक्त। जो कुछ भी करेंगे शहबाज शरीफ साहब, ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं देगी और अपने आप को मजीद डैमेज करेंगे। इनको चाहिए कि निकल के बाहर जाके अपने वर्कर्स में चले जाए और जाके अपने वर्कर्स में चले जाए और जाके ग्रास रूट लेवल पे अपनी पॉलिटिक्स जो बची है उसको बचाएं। चाबियां गेट नंबर 4 पर फेंकें और चले जाए, क्योंकि सिस्टम जो है उनके साथ नहीं चल रहा इस वक्त। बिल्कुल सिर्फ सिस्टम। देखें,
इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना आप, जो आप कर, मैं इसके साथ मुआवजा ये करूंगा, आप कहते हैं कि चीफ साहब का जो दामाद है उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मैं इसको कंपेयर करूंगा, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दफा कहते हैं वो भी सियासतदान नहीं थे, उन्होंने जब कंपेन शुरू की तो एक दफा उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं नीचे उतर के 5th स्ट्रीट पर 2 बंदों को गोली मार दूं फिर भी मेरी रेटिंग को फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान साहब जो मर्जी कर दें और पीटीआई के जो मर्जी कर दें, उनके जो मुरीद हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारा जो मजहबी पेशरवा है वो गलती कर ही नहीं सकता। इस वक्त माइंड सेट ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, ये सियासत नहीं रही अभी, इसको खुद खान साहब कहते हैं खुद। बल्कि मैं एक और पॉइंट करना चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, खान साहब ने अगले दिन अपनी एक स्पीच में यह भी फरमा दिया है कि जो हमारे पीटीआई के मुनर्रफ लोग थे उन्होंने शिरक किया। पहले ये कहते थे कि सियासत नहीं जिहाद है, अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे जो मुनहरफ अराकीन थे उन्होंने शिरक किया। अल्लाह ताला माफी देगी, इनका कौन टीचर है मजहबी इनका, और जो बताता है ये समझते नहीं है। शिरक जो है वो किसी और सेंस में, वो खुदा की पावर्स के साथ चैलेंज लेना होता है, पीटीआई उसमें नहीं। पीटीआई मजहबी मेरी नजर में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बना दी। सर अगर मुल्क के अंदर इस वक्त देखा जाए तो कोई भी इदारा जो है वो ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त ऐसा नजर आ रहा हो कि इस सब में शामिल ना हो, इस गेम में। यानी आप पहले तो चले सिर्फ सियासतदानों की बात हम करते थे, अब आप पार्लियामेंट से लेकर जुडिशरी स्टैब्लिशमेंट सब के सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्थ हैं, और जो इकोनॉमी है वो अलग ढेर हुई पड़ी है। तो ये तो सिचुएशन वो है। अच्छा, और सर इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता बगैर किसी डिक्टेशन के, और किसी हाथ के बगैर तो हो ही नहीं सकता ये। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान को अगले 10 ईयर्स के लिए लाना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? फिर सर ये सब कुछ क्यों हुआ जो पहले हुआ है अभी? मैं देखें, ये पहले क्योंकि मेजॉरिटी लूज करते जा रहे थे, हालात खराब थे, और दूसरा अगस्त के अंदर इनसे सबसे ज्यादा अगला महीना टफ है। सारे गलत फैसले जो जिनसे नुकसान होता था पॉलिटिकली, वो सारे इनसे करवा लिए उन्होंने। दे वर ट्रैप्ड। नजम सेठी साहब ने अगले दिन अपने उसमें एक जगह कह रहे थे कि बड़ी खूबसूरती के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को मामू बना दिया, और उनका मैंने पढ़ा वो सारा और सुना सारा। बिल्कुल उन्होंने जो मिसालें दी हैं कि किस खूबसूरती के साथ इनको बुला के तो ट्रैप करके तो सारे फैसले इनसे करा के खान साहब वाज गेटिंग वेरी अनपॉपुलर। खुद उनके शेख रशीद साहब ने फरमाया कि हमने अपनी सीटें हार जानी थी। बल्कि नजम सेठी साहब ने यह भी कहा है कि अब दोबारा भी अगर आते हैं खान साहब तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ नहीं आएंगे। इन्होंने नून लीग और पीडीएम को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रखा है, लेकिन ये चीजें इंतशार की तरफ जा रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि जब भी जितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी यहां होगी इकोनॉमी उतनी खराब होगी, क्योंकि इकोनॉमी इज डायरेक्ट रिलेटेड विद योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपके। और जो सबसे खतरनाक बात है कि टीटीपी वाले वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ी है, इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि ये सूबा सरहद का नए स्टेटस को हम एक्सेप्ट नहीं करते। आपने हमारे कबायली रस्मों रवाज और हमारे आपने कबायली स्ट्रक्चर को चेंज किया है, वो वॉन्ट एक्सेप्ट इट। बहुत बड़ी बात है कि आपकी सॉवरेंटी को डिनाई कर दिया। तो देखें, अब ये सोचने वाले सोच रहे होंगे, क्योंकि देखें पर इस वक्त तो सॉवरेनिटी तो कहाँ सवाल ही, कहाँ सोच ही कौन रहा है। इस वक्त तो हर एक को अपनी पड़ी हुई है। वो कहते हैं ना कयामत का दिन होता है तो होगा तो सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, वो भी पड़ गई है। अच्छा, लेकिन ये बनाने वाले जो सारा सिस्टम बनाने वाले हैं अल्टीमेटली, तभी तो मैंने आपको शायद ये कहा था कि एजेंसियों की फतह हुई, क्योंकि एजेंसियों ने, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का हर डिसीजन जो होता है कैलकुलेटेड होता है और एजेंसियों के डाटा के बेस होता है। तो वो ऐसे डिसीजन नहीं ले लेते बैठ के, क्योंकि एजेंसियां रिपोर्ट कर रही होती है सारा कुछ। ये जो कुछ भी चल रहा है एजेंसियों के डाटा और इंफॉर्मेशन की बेस पे चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, और उसकी बेसिस पे उनके एजेंसियां बिकेम वेरी सक्सेसफुल। मैं ये दाद दूंगा उनको, उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के फायदे में नहीं। पाकिस्तान तो सर क्या जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन होगी, कोई और आएगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो कुछ इस सब सिनेरियो में, देखिए इस सिनेरियो में ये दोनों चीजें हैं। एक्सटेंशन के बारे में भी बात हो रही है, और उसके बाद ये कि एक्सटेंशन के बारे में भी मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि बाजवा साहब इज इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन, वो भी चल रही है बात।
अटक से दूसरी तरफ से भी सिग्नल आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखें कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान बच पाता है या नहीं। लेकिन ये कि जो कुछ भी हो रहा है ज्यादती, जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर देखें गहरे बादल हैं आपके। और दूसरा, इनको कोई रहम नहीं है जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाब की जो हालात हुए हैं वहां पे, और इनको कोई किसी पे रहम नहीं, इनके मैं हैरान होता रहता हूं कि इनके सीनों के अंदर दिल नहीं मौजूद। ये अपने करोड़ों के अरबों के जहाजों पे उड़ते हैं, 3-3 अरब रुपया कहते हैं जी हाथ चेंज कर गया खरीदने को। इस तरह बकरा मंडी में चीजों को खरीदने के लिए 3-3 अरब रुपए हाथ चेंज कर गया, लेकिन ये नहीं सोचते कि बलूचिस्तान के अंदर फिर जाके बोरियों में लाशें डाल डाल के फेंकते हैं आप लोग। ये देखें आज वहां पे क्या हो रहा है, तूफान आया, जब बारिश का सैलाब आया, तो जिनके घर अब खत्म हो चुके हैं, जिनके जानवर मर गए हैं, वो खाना किस तरह खाएंगे? फिर उनके बच्चे आपके साथ किस तरह चलेंगे आपके साथ? जब आप चाइना की इन्वेस्टमेंटें लेकर आते हैं तो फिर उनके बच्चे किस तरह चलेंगे? जब आप उनके 2 वक्त के खाने की आपको फिक्र नहीं है, तो फिर आप किस तरह आगे चलेंगे फ्यूचर में? ये ज्यादती, ऐसा में तो ज्यादती। सर कह रहे हैं कि 30 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है और 500 मोर रेन्स है, 500% मोर रेन्स हो रही, इतनी ज्यादा बारिश हो रही। और वो दिखा रहे थे, लेकिन और उसके बाद हुआ ये कि वो सिंध में भी दाखिल हो गया, रेला बलूचिस्तान के जरिए सिंध में भी, और जो पंजाब का कुछ एरिया है वहां पे भी हो गया है, पानी आ गया है, और इतना ज्यादा आया है कि पूरा सैलाब की सूरत हाल है। तो हम तो जो सारी पिलर्स हैं वो तो पहले ही सैलाब में डूबे हुए, एक दूसरे के टकराव के साथ, तो दूसरा सैलाब भी आ चुका है। और दूसरा देखिए, मैं अगले दिन बड़े एहतियात के साथ सोच रहा था अकेला बैठ के कि देखें हमारे मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम को क्रिएट कर करके किस तरह अदारे तबाह हो चुके हैं। जजेस जो हैं उनके माइंडसेट भी डिक्टेटर्स की तरह के हो चुके हैं, और जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं उनके दिमाग सियासी हो चुके हैं। सियासतदानों के दिमाग भी जो है वो भी डिक्टेटर्स वाले हो गए। मेरे पास सोचे तो सही, मैं हैरान हो रहा हूं, शिफ्ट हो गया सब कुछ। अब कभी एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचे कि चीफ मिनिस्टर वो बना जिसके 10 वोट हैं सारे। देखें जमहूरियत के साथ क्या मजाक है। जिस बंदे के 10 वोट है, दोनों मेजर पार्टीज उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग आपकी जुडिशरी, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग। तो कौन इसमें विक्टोरियस है? जिस बंदे की 10 वोट है। जरा सोचे एक मिनट के लिए कि किस तरीके से आपकी जमहूरियत, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है, किस तरह। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं सर, हमने बात करनी है नैन्सी पेलोसी के विजिट की। तो क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट शी है वो इतना नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि ये बाइडेन को वार्न किया कि आप आग से खेल रहे हैं, इस तरह ना करें। तो क्या सिचुएशन है सर वहां पे? देखें, ये नैन्सी पेलोसी इससे पहले आज तक जो पहले थे न्यूट गिंगरिच थे रिपब्लिकन, आखिरी दौरा उन्होंने ताइवान का किया था। इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, एक तो जो बाइडेन एक नाकाम दौरा करके वापस आए क्वेश्चन मार्क से, कुछ गेन करके नहीं आए। जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने इंतजार नहीं किया कि वापस जाएं तो उनका कोई सख्त जवाब दें। इनकी मौजूदगी में उन्होंने कह दिया था कि हम तेल का एक कतरा भी इंक्रीज नहीं करेंगे। तो जब जहाज से नीचे उतरे तो बाइडेन साहब जब सऊदी अरेबिया से वापस आए तो किसी ने पूछा, क्योंकि ये दौरा मुतवक्के था, पहले ही डिले था कोविड की वजह से, तो किसी ने पूछा कि इनके जाने की आगे टाइम आ रहा है तो आपका क्या ख्याल है? तो बाइडेन साहब ने वैसे ही जिस तरह वो पहले बताते हैं क्योंकि हर चीज लिखी पढ़ते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसका कोई इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन फौजी मुझे कह रहे हैं कि इसको नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस वक्त इनके हाथ से हर चीज स्लिप हो रही है। एक तो डॉलर वैल्यू लूज कर रहा है इस तरीके से, और जो सैंक्शंस इन्होंने रशिया पे लगाई थी वो ना होने के बराबर। देखें, सबसे पहले ये डॉलर इनके लिए इनकी लाइफ लाइन थी। जब भी कभी किसी कंट्री ने कहा है कि हम डॉलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अपनी जाना, इस वक्त ताइवान को वो अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बल्कि यहां तक अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि उनकी इतनी ज्यादा सुपीरियर ड्रोन टेक्नोलॉजी है चाइना की कि ताइवान और अमेरिकन रडार सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते।
तो उसके बाद इनका दौरा जाना वहां पे स्नब करना चाइना को। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त थर्ड इलेक्शन चल रहा है जिसमें प्रेसिडेंट शी के दोबारा इलेक्ट होना है उन्होंने, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि इनका दौरा वहां पे ना हो, वरना वो अपना सियासी कैपिटल लूज कर जाएंगे। तो उन्होंने अच्छा, दूसरा ये है कि इस वक्त रशिया और चाइना दोनों मिलकर अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। एक्सरसाइजें पहले भी करते रहे, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि ताइवान और यूक्रेन की वजह से अमेरिका एक साइड पे और उसके एलाइज, बल्कि एलाइज तो अब रहे ही नहीं उनके, क्योंकि यूरोपियन डायरेक्ट डील कर रहे हैं रशिया से खुद, क्योंकि रशिया बार बार उनको थ्रेट कर रहा है और उनकी गैस पाइपलाइन को उन्होंने बंद कर दिया। इस वक्त हालात यूरोप के ये है कि यूरोप जो है, सर्दियां आने वाली हैं और गैस की राशनिंग शुरू हो चुकी है यूरोप के अंदर। तो इन सर्कमस्टांसेस में और जो सबसे ज्यादा थ्रेट उन्होंने दी है पीएलए, जो उनकी अपनी आर्मी है चाइना की, उन्होंने कहा है कि अगर नैन्सी पेलोसी का जहाज आएगा तो हमारे फाइटर जहाज उसके साथ जाएंगे ताइवान। और दूसरा, यहां तक अमेरिकन न्यूज में आया है कि अगर नैन्सी पेलोसी, यहां तक भी खबरें सुनी गई है कि अगर नैन्सी पेलोसी जहाज लेकर आएगी तो हम नीचे से, चाइना कहता है हम उसको नीचे से शूट भी करेंगे। तो ये भी एक पतली गली में फंस गए हैं आके कि अब जाएं तो तब भी फंसते हैं, अगर ना जाएं तो तब भी फंसते हैं। तो ये बड़ी सूरत हाल बड़ी टेंस है। लेकिन महंगाई के असरात यहां पे भी बहुत ज्यादा है। सप्लाई चेन अभी तक दुनिया का बहाल नहीं हुआ। लेकिन मैं पाकिस्तान के हवाले से एक नई बात आज मैं जो करना चाहूंगा वो ये थी, काबीना ने जो आपके 33 लग्जरी गुड्स बंद की थी, आज उनकी दरामद खोल दी गई। और मैं हैरान था कि देखें, इंपोर्टेड सिगरेट खोल दिए उसमें, जूसेस इन्होंने खोल दिए उसमें, कैचअप खोल दी इन्होंने, इनको इंपोर्टेड बैग्स इन्होंने खोल दिए हैं। अब ये सोचें कि 2 महीने पाकिस्तानी कौम में चॉकलेट के बगैर नहीं गुजार सकी। और दूसरी तरफ क्या हालात हैं कि आपकी टोयोटा और सुजुकी वाले अपने प्लांट बंद कर चुके हैं। जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो पैसे वापस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि हमने सस्ती कीमत पर बुक की थी। इस वक्त आपका जो डॉलर एलसीज खुल रही है 260 265 पे खुल रही है। वो कहते हैं जो भी हम चीज, और उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने कि वो 30 या 40%, 100% कैपेसिटी पे वो बाहर से चीजें ले ही नहीं सकते। डॉलर 30 से 40% चीजें वो खरीद पा रहे हैं डॉलर की महंगाई की वजह से या स्टेट बैंक के कंट्रोल की वजह से। तो एक तरफ तो आपके ये हालात चल रहे हैं, और दूसरा आपने वो 30 आइटम जो लग्जरी आइटम थे, गैर जरूरी आइटम, खास ये भी साथ कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि गैर जरूरी, जब जरूरत ही नहीं है तो उनकी इंपोर्ट करने की आपको क्या अशद जरूरत पड़ेगी। मैं हैरान हूं, आज 2 घंटे देखिए ना साजिद साहब, अब जो वजीर आला, उसे जुडिशरी कहती है कि तुमने अभी के अभी पहुंचना है, चाहे तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़े, तुम जहाज पे बैठ के चले जाओ। जो चीफ मिनिस्टर जहाज पे बैठ के जाएगा अपना हलफ लेने, और जो हमारे पॉलिटिशियंस, उनकी ये सिचुएशन होगी, तो वो तो जो इंपोर्टेड आप बात करें सिगरेट की, वो उसके बगैर कैसे रहेंगे, उन जूस के बगैर कैसे रहेंगे। वो जहाज में कोई लोकल जूस पियेंगे बैठ के साथ? मलिक रियाज के जहाज में कौन पिएगा लोकल जूस? मुझसे अगले दिन आलिया यही किसी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा जी कि रिसेशन की बात होती है तो इस्लामाबाद में तो सब खुला है, सब कुछ चल रहा है। मैंने उनको कहा था कि आप ऐसे शहर में बैठे हैं जहां पाकिस्तान का सारा करप्शन का पैसा कैश की शक्ल में लोगों के घरों में पड़ा है। अगर आज इस्लामाबाद में आपके तंदूरों पर रोटियां डॉलरों में बिकना शुरू हो जाए, फिर भी किसी के माथे पर बल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई दिल वाला इंसान देखना चाहता है तो आज बलूचिस्तान में देखे क्या हो रहा है, इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है। मुझे सबसे बड़ा खतरा एक और चीज नजर आ रही है कि सैलाब की वजह से, जो आप बता रही थी सिंध में उसके असरात शुरू हो चुके हैं, थरपारकर एरिया में, वहां पे पहले ही अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी, हमारी हिंदू बरादरी वहां पे, जो पहले ही पाकिस्तान के ऊपर उनको कई तहफुजात मौजूद हैं। अब ऊपर से जब उनको ये सैलाब के असरात होंगे तो उनके क्या हालात होंगे, उनसे पूछे डॉलर या रुपए की क्या वैल्यू। इस्लामाबाद में, लाहौर डिफेंस में और कराची में क्लिफ्टन के आसपास तो सब लोग जो हैं उनके तो घरों में डॉलर और पाउंड पड़े हैं करप्शन के सारे। उनको क्या पता है कि रुपया क्या चीज है, उन्हें क्या पता है। तो ये दर्द अगर कोई है किसी को दर्द, तो वहां देखे कि इस वक्त बलूचिस्तान में जिस बंदे की 10 बकरियां थी तो 5 बह गई हैं सैलाब में, उसने किस तरह गुजारा करना। और घर कच्चा, मैं देख रहा था, मैंने देखी उसकी खबरों में कि लोगों के कच्चे घर थे, उनके छत उड़ चुके हैं, गिर चुके हैं।
लेकिन यहाँ पे आपके मैं V8 ग्रुप जो है, आपके V8 लोग जो है, वो जो V8 गाड़ियां आप चलाते हैं पेट्रोल पर लेकर, उनके सेहत पे क्या असर है? क्योंकि इनकम उनकी डॉलरों पाउंडों में है और ये लोग आपको तबाही के धाने पर लेकर जाएंगे। जो इस सूरत हाल पे सुमोटो नोटिस नहीं होगा, इस पे चीफ जस्टिस को कुछ नजर नहीं आएगा कि मैं इसके ऊपर सुमोटो नोटिस लेके कहूं कि भाई ये इसको देखिए, कहाँ है आप लोग, इस पे कुछ नहीं होगा। सोयोमोटो के बारे में मेरी ओपिनियन जरा थोड़ी मुख्तलिफ है दूसरे लोगों की तरह। मेरे रिसर्च के मुताबिक ये है कि जिस चीज का सोयोमोटो एक्शन लिया जाता था माजी में, इसका मतलब ये है कि इसको दबा देना है। सोयोमोटो एक्शन लिया जाता था, वो इनडायरेक्टली खत्म कर दिया जाता था। तो ये देखे ना, अगले दिन मुबश्शिर लुकमान साहब ने फरमाया कि हम 130 पर हैं, 140 पे, अब तो मेरा ख्याल है पैमाना ही खत्म हो चुका है देखने के लिए कि क्या होना। इसमें जिसमें खुद इंटरम अपने डिसीजन में उन्होंने लिखा है कि माजी की गलती को अगर ठीक करना हो तो वो किस तरह करना है। देखिए जवाब जो दे रहे, चल देखे ना, मैं बार बार कई दफा कहता हूं कि जब सियासत से निकल के आप मजहब की तरफ रवाना होते हैं, और हमारे चीफ जज साहब ने भी कह दिया, कहते हैं जी मैं अपने काम को इबादत समझता हूं, इसका मतलब है कि वो भी अमर बिल मारूफ की माइंड रखते हैं, वो भी तो ठीक है, फिर अमर बिल मारूफ करें वो। सर इसीलिए लोगों ने उनको कहा ना कि जब उन्होंने कहा जमीर के मुताबिक, उन्होंने कहा आप जमीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करें, आइन के मुताबिक, आइन। अच्छा साजिद साहब, एक और खबर, आखिरी खबर हम और बात कर लें। सर ये खबर आ रही थी कि हर जगह पे रिसेशन आ रहा है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि जो तजिया है और जो उसके ऊपर सर्वे हुआ है कि भारत में रिसेशन के कोई चांस नहीं। अब वो इकोनॉमी, हालांकि आप देखें अमेरिका में और सब जगहों पर, पाकिस्तान में तो खैर छोड़ ही दें, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पर जो है ऐसा कोई चांस नजर नहीं आ रहा। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप किसी जिस तनाजर से देख लें, आप स्टडी करें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब जो मूवमेंट चली है वो मोदी जी की चली। देखें आप उस मजहबी लेंस को छोड़कर देखें तो किस स्पीड के साथ इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की की, किस तरीके, मेरा मतलब श्रीलंका को इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जा रही है तो भारत की तरफ से जा रही है। 500 बिलियन मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा वो दे चुके हैं। और कई ममालिक में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे ग्रांटें देकर आते हैं, एड देकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हम जहां जाते हैं तो मांगने जाते हैं। तो उनकी इकोनॉमी और दूसरे, और इस वक्त जिस तरीके से खूबसूरती के साथ देखे, मैं हैरान हो गया हूं कि S-400 भी लिया उन्होंने रशिया से और तेल भी ले रहे हैं और साथ अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती के साथ, और मिडिल ईस्ट को भी इकट्ठा ले जाकर कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें करा रहे। तो ये मैं अगले दिन किसी के पास बैठा था, मैंने कहा आप इस चीज को हट के जरा देखें, दो चीजें फ्यूचर में पढ़ाई जाएंगी कि मोदी साहब ने और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी ने, नरसिम्हा राव ने और डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए जो किया है, ये फ्यूचर में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे दिस इज हाउ दे आर कमिटेड टू देयर काज। मैं हमेशा ये कहता था कि भारत के नेशनलिज्म और इकोनॉमी इज ऑन स्टेरॉइड्स। उनके पास प्रोडक्ट हैं उनका, देखें मैं बल्कि यहां तक उनका, मैं अगले दिन बात कर रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन देखें, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन देखें कि वहां से बच्चे पढ़ के आके अमेरिका की हर फॉर्च्यून 500 का सीईओ इस वक्त इंडियन है और वो उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा। देखें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेडेक्स, पेप्सी, मास्टर कार्ड, हाँ वो देखें उनके इंस्टीट्यूशन कंपेयर करें जरा। और वो देखें ये उनका, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगले दिन मोदी जी दलाई लामा को लेकर लद्दाख